पंजाब में सीएम चेहरे पर के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आला कमान को ही निशाने पर ले लिया। पंजाब कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर जारी खींचतान के बीच सिद्धू अमृतसर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उन्हें सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हमारा सीएम कैसा हो? नवजोत सिद्धू जैसा हो। इसी कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सीएम चेहरे की दावेदारी को लेकर आला कमान पर निशाना साधा। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਤਾਥਾ ਤਈਆ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ के पैसा मिलेगा। यही नहीं, सिद्धू ने बगैर नाम लिए इशारों में सीएम चन्नी पर भी सवाल उठा दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सामने आए। उन्होंने पार्टी नेताओं को सीएम चेहरे के मुद्दे को बेवजह तूल नहीं देने की नसीहत दे डाली और साफ कर दिया कि पार्टी आला कमान जिसका नाम तय करेगी वो उसका समर्थन करेंगे। कमजोर होवे तगड़ा होवे जिन्नू पार्टी कहेगी असीं उहदे नाल चलना है। वहीं बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर सिद्धू के बयान को गांधी परिवार पर हमला बता दिया। सिद्धू जी का सीधा सीधा आक्रमण कर दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आक्रमण है, प्रियंका गांधी पर आक्रमण है। इस घमासान के बीच कांग्रेस आलाकमान की ओर से बताया गया कि पार्टी 6 फरवरी को पंजाब में सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी। पंजाब में ईडी ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के मामले में की और एक दिन पहले जलंधर के ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ठिकानों पर 18 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद करने का दावा किया था। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रहे सीएम चन्नी इस बार अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर ज्यादा नहीं बोले। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है। वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने तो मनी, हनी और चन्नी को इस मामले में 3 अहम किरदार बता दिया। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे को जलंधर की एक कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान फिर तेज हो गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करार दिया। ये जो एजेंसीज है इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कट कमीशन करप्शन की मोदी युग में कोई गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने इसे 2018 में पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से ही दर्ज करवाई गई एक एफआईआर की जांच का नतीजा बता दिया। लेकिन बीजेपी की इन दलीलों से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती दिखी। उसने पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई ईडी की इस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल से जोड़ दिया और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भतीजे की गिरफ्तारी के बहाने फिर सीएम चन्नी के अवैध खनन में शामिल होने की बात कही। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। एक रोज पहले यूपी के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। ओवैसी की कार पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मेरठ से चुनावी सभा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची, पहले से घात लगाए 2 हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें लाल और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 बदमाश पिस्तौल से ओवैसी की कार पर गोलियां दागते दिखाई दिए। लगा होगा कि कोई खतरा है। जिस तरह की घटना कल हुई, वो सांसद भी हैं, तो उसके बाद अगर सरकार का निर्णय है तो इनपुट के आधार पर होगा। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर सचिन और शुभम नाम के दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के दिए बयानों से नाराज थे। सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस इस घटना के हर पहलू को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वजह तो नहीं।
वहीं इस घटना के बाद यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया और शिवसेना ने ओवैसी के काफिले पर हुए हमले के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत ही निंदनीय है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसी ताकतों को जो हिंसा में यकीन रखते हैं उन पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। जबकि हैदराबाद में इस घटना के विरोध में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, तो वहीं लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसे गृह मंत्रालय ने उन पर हुए हमले के बाद मुहैया कराने का फैसला लिया था। कार पर हुई फायरिंग के बाद ओवैसी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा को ठुकरा दिया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ओवैसी पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निंदा की और यूपी सरकार से हमले के पीछे का सच सामने लाने की अपील की। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। गोवा में राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। गोवा में कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का साथ नहीं छोड़ने की कसम खिलवाई गई ताकि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार किसी दूसरे दल में शामिल न हो सकें। कांग्रेस के इस शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मौजूद रहे। इस मुद्दे पर गोवा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कस दिया। अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे, वो तो 24 घंटे में सारे बीजेपी में चले जाएंगे। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में भाषण के दौरान टोके जाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गई। अपने भाषण में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और पेगासस जैसे मुद्दे उठाए और फुल फॉर्म में नजर आईं, लेकिन बीच में ही उन्हें स्पीकर की चेयर पर बैठी रमा देवी ने टोक दिया। भाषण के दौरान टीएमसी की फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा गुस्से में नजर आईं। रमा देवी ने इसी बात की ओर इशारा किया और उनसे कह दिया कि थोड़ा प्यार से बोलिए। You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए। अचानक इस तरह टोके जाने से महुआ सकपका गईं। अच्छा से बोलिए, हाँ, अच्छा से बोलिए। Which is comfortable. हालांकि बाद में उन्होंने अपने गुस्से की वजह बताई और अपने बोलने के अंदाज को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की चेयर पर बैठी रमा देवी उन्हें समझाती रहीं। थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। डेफिनेटली आपके बात हम मानते हैं, थोड़ा ले आते हैं, पर बल का डर पीछे है। सहनशीलता सबसे पहले। इस घटना के बाद महुआ ने एक ट्वीट भी किया और संसद में जो हुआ उस पर खुलकर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि मैं गुस्से से बोलूं या प्यार से, मेरी टोन तय करना आपका काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गोरखपुर शहर से नामांकन दाखिल कर दिया। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में जब बीजेपी को यूपी में बंपर जीत मिली थी, तब सीएम पद के लिए चुने गए योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य बने थे, लेकिन इस बार योगी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। खास बात यह रही कि उनके साथ अमित शाह मौजूद रहे। ये पहला मौका है जब योगी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यह भी पहली बार हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में हुए किसी नामांकन में शामिल हुए। ये दोनों नेता नामांकन केंद्र के अंदर साथ साथ गए और साथ साथ बाहर आए। मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाकर उन्होंने जीत पक्की होने का दावा भी किया। पर्चा भरने से पहले योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गद्दी के महंत हैं और नामांकन से पहले उन्होंने वहां अपने गुरु और भगवान का आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने गोरखपुर में एक चुनावी सभा भी की, जिसे बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस सभा में गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने जोशीले अंदाज में यूपी में सब्बा गीत गुनगुनाया और बीजेपी की सत्ता में वापसी का दावा किया।
जे कबो न रहलू अब्बा यूपी में सब बा जेल में मुख्तार बा भैया हो कोरोना गईल हार बा बिजली रेलम ठेल बा डबल इंजन के सरकार बा न साइकिल न हाथी न हाथ बा न साइकिल न हाथी न हाथ बा इबेर भैया हो माई हो यूपी में डबल इंजन के सरकार और सिर्फ योगी आदित्यनाथ बा। अमित शाह ने तो गोरखपुर की सभा में यूपी में 300 पार का नारा दोहरा दिया। गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से जता दिया कि उनका जीत का इरादा पक्का है। जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। विधानसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी के पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनाव होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी ने गोरखपुर शहर से योगी को मैदान में उतारकर उन सीटों पर जीत के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है। एक तरफ योगी ने नामांकन दाखिल किया तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने योगी पर निशाना साधा। उन्होंने आशंका जताई कि उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवाया जा सकता है। अब बाबा जी के पास एकमात्र विकल्प है, चुनाव आयोग को मैनेज करके किसी तरह से सत्ता के दुरुपयोग से मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का वो प्रयास कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने कोरोना के मामले कम होते ही दिल्ली में लागू सख्तियों में और ढील देने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज के साथ कोचिंग सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। वहीं सरकार ने साफ किया कि स्कूलों और कॉलेजों में उन्हीं टीचरों को पढ़ाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। इसके अलावा राजधानी में जिम खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं कार में अकेले सफर करने वालों को मास्क से छूट देने का भी फैसला लिया गया, जबकि नाइट कर्फ्यू हटाने के फैसले को टाल दिया गया। यूपी के हमीरपुर की राठ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के डांस का वीडियो वायरल हो गया। राठ विधानसभा सीट से पार्टी ने पहले पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को टिकट दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका टिकट कट गया और चंद्रवती वर्मा को उम्मीदवार बना दिया गया, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो 2 और लड़कियों के साथ फिल्मी गाने पर थिरकती नजर आईं। इसके अलावा चंद्रवती वर्मा की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। कहा जा रहा है कि गयादीन अनुरागी का टिकट काटकर उन्हें देने की वजह से पार्टी के कई लोग उनसे खफा हैं। चंद्रवती वर्मा प्रचार के दौरान उन्हें मनाने की कोशिश करती नजर आईं। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन था मुझे टिकट देना, और बहुत से लोग हैं जो मुझसे नाराज है और मैं अभी इस पार्टी में नहीं हूँ। चंद्रवती वर्मा हैदराबाद के एक जिम में ट्रेनर रह चुकी हैं और चुनाव से पहले राठ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी।